नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसका टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आया था 1917 में ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया था। इस डिक्लेरेशन में हमने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात करी गई थी और इसी को मोंटागू डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। फिर अपने पास 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको मोंटागू चैम्सोन रिफॉर्म एक्ट बोला जाता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंडियन गवर्नमेंट में इंक्रीज कर दिया गया था। इसी का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था कि 1927 में अपने पास साइमन कमीशन आ गया था। 1940 में अपने पास अगस्त ऑफर आया था, जिसमें जो नेहरू जी की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसमें यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंडियंस ही होंगे। नेक्स्ट अपने पास 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स भाई साहब दो प्रपोजल लेके आए थे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, हम आपके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस से तो मेंबर इलेक्ट होकर आएंगे एंड प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स नॉमिनेट होकर आएंगे। 1945 में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 11 प्रोविंसेस में, जिसमें से 8 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी और 3 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग जीती थी। देन अपने पास 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें सारे 3 मेंबर्स थे और तीनों ही मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स होने के कारण इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसी का रिजल्ट ये हुआ था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हो गई। तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उसका रिजल्ट उनके बीच में इलेक्शंस हुए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अपने एक प्रेसिडेंट बन गए, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इलेक्शंस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचार्य। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी का एक विजन था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे, उसमें क्या क्या पार्ट होंगे, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में कहा गया था। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुमत से एक्सेप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का टास्क, जो एक पजल था कि भाई ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितने लोग आएंगे, प्रिंसली स्टेट से कितने लोग आएंगे, डिप्रेस क्लासेस से कितने लोग आएंगे, वो पजल अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, सॉल्व हो रहा था। और जो लोग स्टार्टिंग में पार्ट नहीं ले रहे थे, जैसे कि प्रिंसली स्टेट के, वो भी धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्वाइन करने लग गए, प्रिंस उनको नॉमिनेट करने लग गए और अब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बनने लग गए। वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में 20 फरवरी 1947 में इलेक्शंस हुए और उसके प्रेसिडेंट बने क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो 21 फरवरी 1947 में जो पहले अपने वाइसराय थे लॉर्ड वेवले, वो अब चेंज होकर लॉर्ड माउंटबैटन बन गए। ठीक है, तो क्लेमेंट एटले ने एक अनाउंसमेंट करा कि जो भी ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं, वो 3 जून 1948 से पहले पहले इंडिया आ जाए और अपनी सारी पावर्स इंडियंस को ट्रांसफर कर दें। ठीक है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन ने एक प्लान बनाया, जिसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट करते हुए 2 इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई, इंडिया और पाकिस्तान। साथ ही डेट ऑफ पार्टीशन भी डिसाइड कर दी 15 अगस्त 1947 में। तो जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, जिसको इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 बोलते हैं, जो बहुमत से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें इंडिया को एक सॉवरेन बॉडी बनाया गया। सॉवरेन बॉडी मतलब अब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरी तरह आज़ाद है, वो जैसे चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कर सकती है और जितने चाहे लॉज और एक्ट्स बना सकती है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 सीट्स थी, वो अब रिड्यूस होकर 299 हो गई। क्यों? क्योंकि अब पार्टीशंस हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो जो प्रोविंसेस अब पाकिस्तान में आई थी, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से उनकी सीट्स चली गई थी और अब रिजल्ट ये रहा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल सीट्स बची 299। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनकर तैयार हो गई थी, उसका 2 काम थे। सबसे पहला तो टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन और सेकेंडली एक लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट्स और रूल्स लगाए जाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, इसलिए इसी को फर्स्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना फ्रेमवर्क बनाने का काम कर रही होती है, तब प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रही होती है, तब चेयरमैन होते हैं जीवी मलवांकर।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमिटीज को अपॉइंट किया गया था, जिसमें से 8 मेजर कमिटीज थी और 13 माइनर कमिटीज थी। इंपॉर्टेंट कमिटीज इनमें से थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी अपने पास प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटीज, जिसके हेड थे अपने पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्दर अपने पास एडवाइजरी कमिटीज ऑन द फंडामेंटल राइट्स थे, जिनके हेड थे अपने पास जवाहरलाल नेहरू। एंड देन स्टेट कमिटीज थी, जिनके हेड थे अपने पास जवाहरलाल नेहरू। ये सारी कमिटीज अपनी अपनी जो प्रपोजल्स थे वो एक इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को देते थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी, जिसके हेड थे बी आर अम्बेडकर। तो जो भी ये कमिटीज अपना रिकमेंडेशन ड्राफ्टिंग कमेटी को देती थी, ड्राफ्टिंग कमिटीज इन सब कमिटीज की रिकमेंडेशन को कंबाइन करती थी और एक ड्राफ्ट बनाती थी। तो इसीलिए इनके इस कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। इसलिए बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सबसे पहले अपने ड्राफ्ट बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1948 में, फर्दर अक्टूबर 1948 में, एंड देन 4 नवंबर 1948 में। ठीक है, 49 तक अपने पास ये कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कस करा गया था, उसको इम्प्लीमेंट करा गया था, और उसी का रिजल्ट ये रहा था कि 7,653 amendments on the constitution was proposed and 2,473 were actually discussed in the assembly. ठीक है, तो 26 नवंबर 1948 को 49 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। अब बस इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी रह गया था। तो लोग बहुत खुश थे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन तभी जवाहरलाल नेहरू साहब बोलते हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सबने पूछा क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने याद दिलाया कि 1929 में हमने एक लाहौर सेशन करा था, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था, और पूर्ण स्वराज डे भी बनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसी के साथ अपन 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, तो उस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, रही बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये बात याद रखना कि 22 जुलाई 1947 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। ठीक है, साथ ही 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे काम करे गए थे। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपने टोटल 2 years 11 month एंड 18 days लगे थे, जिसमें टोटल खर्चा आया था 60 लाख रुपए। कारण अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल जो कि अडॉप्ट किया गया था वो था एलिफेंट। दूसरी बात, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था, और इसका जो इंग्लिश वर्जन था वो लिखा गया था प्रेम बिहारी रायजादा ने, और जो इसका हिंदी वर्जन था वो लिखा था वसंत कृष्ण वैद्या ने। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।